अंकित बेटा, तेरे पापा लगातार बीमार चल रहे हैं। घर और अस्पताल के लगभग हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मेरे तो घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है बेटा। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। तो भाग दौड़ कहाँ से करूं? तू अगर कुछ दिनों के लिए आ जाता तो बड़ी सहूलियत होती। सुधा जी ने अपने बेटे अंकित से फ़ोन पर कहा। अंकित: माँ, अभी तो 2 हफ्ते में बिज़ी हूँ, मैं आ नहीं सकता। सुधा जी: ठीक है, कम से कम बहू को ही भेज दे। ठीक है माँ, मैं साधना से पूछकर बताता हूँ। ये कहकर अंकित ने फ़ोन रख देता है। सुबह से शाम होती है और फिर शाम से अगली सुबह, पर अंकित का कॉल नहीं आता। इस पर सुधा जी वापस अंकित को कॉल करती हैं। अंकित: क्या है माँ, जब देखो तब कॉल कर देती हो, क्या बात है? सुधा जी: बेटा, तूने कुछ बताया नहीं कि बहू कब आ रही है? अंकित: वह माँ, साधना चली जाएगी तो मुझे खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे भी मामा जी तो हैं ही वहाँ, आप उनसे क्यों नहीं कहती? देखिए माँ, अब हर छोटी छोटी बातों के लिए हम इतनी दूर से तो नहीं आ सकते ना। मामा जी तो उसी शहर में रहते हैं, वह थोड़े ही ना करेंगे काम के लिए। सुधा जी और कुछ नहीं कह पाती, बस अपने भरी हुए आंखों से अंकित की बातें सुनती रहती हैं। फिर सुधा जी ने कभी मदद के लिए अंकित को कॉल नहीं किया और अंकित भी पूरे दिन में एक बार ही कॉल करता, एक बार ही रिंग करता। सुधा जी उठाएं ना उठाएं, उसका दोबारा कॉल नहीं आता। जब 2 दिनों तक सुधा जी ने कॉल नहीं उठाया, अंकित ने भी कॉल करना बंद कर दिया। इसी तरह 3-4 महीने गुजर जाते हैं, पर माँ बेटे में कोई बात नहीं होती है। एक रोज़ सुबह सुबह अंकित और साधना घर में अचानक ही धमक पड़ते हैं। सुधा जी ने उन्हें हैरानी से देख रही थी। अंकित: माँ, आप हमसे नाराज़ हो क्या? माँ, मेरी गलती थी, मुझे समझ आ गया है, माफ़ कर दीजिए मुझे। सुधा जी तो सोच रही थी कि सच में उनका बेटा अपनी गलती पर पछताकर हमसे माफ़ी मांगने यहाँ आया है, पर वे बहुत जल्दी सच्चाई से रूबरू होने वाली थी। सुधा: चलो बेटा, तुम्हें अपनी गलती तो समझ आई। अंकित: हाँ माँ, आ गई। माँ, अब से कुछ महीनों तक साधना यहीं रहेगी। सुधा जी: कुछ महीने? पर क्यों? अभी तो तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। अंकित हिचकिचाते हुए: वह मैं उस दिन ऑफिस गया था और साधना घर पर चक्कर खाकर गिर गई थी। वह तो शुक्र है मुझे कॉल करने की हालत में थी, वरना उस दिन हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाता। ये सब एक दूसरे के साथ रहेंगे और साथ देंगे तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी। कम से कम डिलीवरी तो सही हो जाएगी ना। आपको तो पता ही है, साधना की मम्मी नहीं है जो वह वहाँ जाकर रहे। ये सारी बातें सुनकर सुधा जी को समझते देर न लगी कि आज उनका बेटा नहीं बल्कि एक पति और पिता आया है। सुधा जी ने आज ये सोच लिया था कि वे अपने बेटे को आईना दिखाएंगे ज़रूर। फिर उन्होंने कहा, अरे बेटा, हमें भी कहाँ फुर्सत है, हम तो इसी हफ्ते तीर्थ के लिए निकलने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरा तीर्थ है और आगे अगले 3 महीने भी कुछ ना कुछ तो पक्का है। अंकित: पर माँ, पापा अभी तो बीमारी से उठे हैं, उनके लिए इतना घूमना सही नहीं है। सुधा जी: अरे बेटा, आज तो पापा की बड़ी फिक्र हो रही है। अभी वैसे वे एकदम तंदुरुस्त हैं और हमारी उम्र भी तो हो गई है ना। कब जाने भगवान का बुलावा आ जाए, तो सोचा मरने से पहले चारों धाम के दर्शन कराएं। अंकित: पर माँ, आप दादी बनने वाली हैं, ये भी किसी धाम से कम नहीं। आपके पोते या पोती को आपकी ज़रूरत है, तो ऐसे में आपका तीर्थ परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? सुधा जी: हाँ, क्योंकि ये मेरे बेटे से ही मैंने सीखा है। अपनी ज़रूरत पहले देखो, बाकी परिवार बाद में। जब मैंने तुझे बहू को यहाँ भिजवाने की बात कही, तब तो तुझे तेरे खाने पीने की टेंशन थी। फिर अब जब बहू यहाँ महीनों रहेगी, तब तू कैसे खाएगा? अंकित की बोलती बिल्कुल बंद थी और वह अब तो सुधा जी से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। सुधा जी: बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। शायद इसलिए मैं आज साधना को रख भी लूँ, पर जो तकलीफ़ तूने उस दिन मुझे दी थी वह मैं भूल भी नहीं सकती। तू अगर किसी खुशी के मौके पर नहीं आता तो चलता, पर दुख में उस वक्त भी तूने अपनी पीठ दिखा दी। वक्त कैसा भी हो, अपनों के साथ और सहारे से गुजर ही जाता है। कल हमें तेरी ज़रूरत थी और आज तुझे हमारी। और परिवार से मदद के लिए गिड़गिड़ाया नहीं जाता, वह तो एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है। अंकित: माफ़ कर दीजिए माँ, सच कहा आपने, हम बहुत स्वार्थी हो गए थे और आज भी अपने स्वार्थ से ही यहाँ आए थे। पर अब आप लोगों से वादा करता हूँ, आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। साधना: और माँ जी, अब से आप लोगों को हमारे साथ चलकर ही रहना होगा, ताकि हमारा बच्चा अपने दादा दादी से संस्कार ले, ना कि अपने माँ बाप के। सुधा जी: कहीं इस बार भी स्वार्थ तो नहीं छिपा है ना तुम दोनों के मन में? ऐसे मीठी मीठी बातें करके दादा दादी के संस्कार के नाम पर उन्हें बच्चे की देखभाल के लिए तो नहीं ले जाना चाहते?
साधना और अंकित हैरानी से सुधा जी को देखने लगे। तभी सुधा जी हंस पड़ती हैं और कहती हैं, मजाक कर रही थी, और वैसे भी ऐसा हुआ तो फिर तीर तो है ही। और फिर आंखों से आंसू बहाते हुए सुधा जी ने बहू के सर पर हाथ रखकर दोनों को सीने से लगा लिया। माँ तो माँ होती है, वह अपने बच्चों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती, पर आजकल की ज़्यादातर औलादें अपने माता पिता की ना इज्जत करती हैं और ना ही उन्हें मन से सच्चा प्यार करती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।